राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ये डायलॉग सुपर 30 मूवी में था दोस्तों। अब ये बात आप बताइए कि ये जो डायलॉग है या फिर वास्तव में यही होना चाहिए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इसको आप कितना मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो आप ये बताइए कि अभी जो चुनाव हुए, अभी बहुत सारे ऐसे चीजें हुई हो रही है, या हर एक पार्टियां जो है अपने आप को चुनावी मैदान में लाती है और फिर इस तरह का लोग बोलते हैं कि हमारे बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा बेटे के बेटे बनेंगे, हमारा बेटी बनेगी। तो हर जगह यही अगर परिवारवाद जो मुद्दा एक थी उसको ही लाकर बीच में घुसेड़ा जाएगा तो फिर और लोगों का क्या होगा? हम बात करते हैं, बीच बीच में हमें ये एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है, हमें बोलनी पड़ती है कि भाई और लोग भी हैं मार्केट में। क्योंकि जहां हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं वहीं से प्रश्न उठती है कि हम जिनको बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो बदलाव करने के लायक भी है या फिर नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं कि बिहार के जो पटना में पटना साहिब से एक यादव जी खड़ा थे, क्या नाम था, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, सॉरी। वहाँ पर वही चुनाव सीट से मीसा भारती खड़ा हुई थी और वो परिवारवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल थी। और फिर वो जीत जाती हैं, लोग सपोर्ट करते, लोग वोट देते हैं। वो इससे पहले कभी चुनाव में नहीं थी और वो मार्केट में आती हैं, लोगों ने सपोर्ट कर दिया और लोगों ने जिता दिया। तो जहां पर आप बदलाव चाहते हैं वही बदलाव नहीं कर पाते हैं और फिर हम क्वेश्चंस उठाते हैं कि ये चीजें क्यों ऐसे हो रही है। क्या ये परिवारवाद की सोच नहीं दिखाती है? क्या फिर ये राजा का बेटा राजा बनेगा वही वाली सोच नहीं दिखाती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चंस है। आप अपने भी विचार कीजिए और फिर बताइएगा। अगर वहीं दूसरी ओर देखते हैं, पवन सिंह जैसे कैंडिडेट जो कभी चुनाव में नहीं थे वो हार जाते हैं और बहुत ऐसे लोग जो है निर्दलीय कैंडिडेट रहते हैं वो हार जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा सिंबल नहीं था। कुछ ऐसी पार्टियां जो बहुत दिनों से किसी को लेकर ढो रही थी, बहुत दिनों तक वो सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन वो हार जाते हैं क्योंकि उनको लोग नकार देते हैं कि आपने इतने सालों तक क्या किया। अरे भाई एक बात बता, जब वो किया नहीं रहता तो दोबारा क्यों जिताया उसको तुमने? कमाल है। और दोबारा जिताने के बाद फिर तीसरे बार भी मौका दिया, कमाल है। तो इसमें प्रलोभ में कौन पड़े? आम जनता। दूसरी चीज मैं जो बात करना चाहता हूं, मनीष कश्यप की बात बीच बीच में इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया था उन्होंने। एक पत्रकार भी नहीं थे, वो एक इंजीनियर, फिर उसके बाद यूट्यूबर, फिर अपने थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को वो उन्होंने सामने लाने लगा, वो लोगों को उजागर करने लगा, चीज़ों को, बातों को सरकार तक पहुंचाने लगा, जिससे लोगों को भरोसा जीतने लगे। उसके बाद उन पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही गुजरने लगी, सरकार के विरोध में बोलने लगे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें चेंजेस हुई और फिर उन पर एनएसए लग गई। उसके बाद फिर वो निकल के बाहर आए, फिर एनएसए हटी। उसके बाद उन्होंने फिर चुनाव लड़ने का प्रयास किया। फिर चुनाव में वो निर्दलीय बोला कि हम छपरा ये पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने फिर वापस ले लिया, बोले कि हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे। फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और कंडीशन ये देखा गया कि अभी एक छोटी सी उन्होंने क्लिप डाला था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और वो जेकर बाघ के करेजा वाला ऐसा, और वो उन्होंने शॉर्ट वीडियोज डाला था जिसमें व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, जबरदस्त लग रहे थे। और एक गाड़ी भी मिली है उनको जबरदस्त, और मकान भी मिले हैं रहने के लिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी जो जर्नी है अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल तो पूरी तरह से हो गई क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। दूसरी चीज कि जो स्टाइल होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, वो भी सारी चीजें चेंज हो जाते हैं। मतलब यह है कि परिस्थिति जो है आदमी को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है और फिर कहाँ से पहुंचे हुए को भी कहाँ से कहाँ ले आ जाती है। तो यही टॉपिक्स हमारी है कि जो लोग परिवर्तन चाहते हैं तो वो परिवर्तन तो करना चाहते हैं, बट कैसे करें? इतने सारे बाधाएं आती हैं, इतनी सारी चीज़ें आती हैं सामने, तो इसको हैंडल कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए?
अगर आप किसी का पक्ष और विपक्ष में भी बोलते हो तो आप न्यूट्रल रहते नहीं हो। जैसे ध्रुव राठी का वीडियो आप देखते हो तो आपके माइंड वॉश इतने हो जाएंगे, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उनको लगता है कि ध्रुव राठी जो बोला एकदम सही है, परफेक्ट है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इन्फ्लुएंस इस तरह से हो जाते हैं कि लोग भगवान मानने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने एक डिक्टेटरशिप एक वर्ड दे दिया तो पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे मीडिया पर, हर जगह देखोगे डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप घूमने लगे, ट्रेंड करने लगे। अगर उन्होंने दे दिया भाई कि स्कैम अगर ये चीज़ में हुआ है अगर, तो वो पूरी तरह से ट्रेंड हो गई। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये चीज़ें सही नहीं है तो पूरी चीज़ें ट्रेंड हो गई। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? कौन लोग मतलब बिना सोचे समझे इस तरह। और एक और बताऊं, लोगों के सामने जो डेटा पेश किया जाता है कि भाई ये डाटा है और इस डेटा के बेस पर ये हमने देखा, कौन ऐसे लोग हैं भाई जो डेटा को वेरीफाई करते हैं? मुझे लगता है कि 0.001% भी नहीं। सामने कोई ला के रख दिया, उसको कौन देखने जाता है कहाँ का डेटा, कौन डेटा कैसा, फुर्सत है क्या? और क्या ये सही सब है? आज के लोग जैसे वही होती थी कि पहले हम लोग भगवान मानने लगते थे बॉलीवुड एक्टर्स को कि अरे भाई ये है ये है। उसके बाद जब सुशांत सिंह राजपूत वाली केस आती है, लॉकडाउन वाली केस आती है, कि सारी चीज़ों का चेहरा खुल जाता है और सारे लॉ भी समझ में आ जाती है कि ओहो ऐसा तो हमें चाहिए नहीं। मतलब जिनको हम भगवान मानने की कोशिश करते हैं, जिनको हम पूजा करने की कोशिश करते हैं, उसमें चीज़ें जो हैं आपको साफ साफ दिखती है, डिफरेंसेस। तो हम अपने बल बुद्धि दिमाग लगाएं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, उससे बचे। व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, उससे बचे। और खुद को बचे, दूसरों को भी बचाएं, वरना भैया डम आप घूमते फिरोगे, फिर आपको लगेगा आप बिना बेवजह आप फर्जी चीज़ों में पड़ते जाओगे और लड़ाई करते रहोगे, बहस करते रहोगे किसी से। बहस करने की ज़रूरत नहीं है, सोच विचार कीजिए लेकिन आगे बढ़िए। हमें दूसरों पर कम ध्यान देनी है, अपने पर ज़्यादा ध्यान देनी है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप देख रहे थे द संतोष वॉइस। तो आप एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए कि आपकी विचार क्या है और आप क्या देना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।